एलसी गेट। इस गेट में एज पर टीवीयू यानी कि ट्रेन व्हीकल यूनिट, इस आधार पे क्लास डिफाइन होता है कि गेट हमारा कौन सा क्लास का है। जैसे स्पेशल क्लास जो गेट है, जैसे स्पेशल क्लास, इसका जो टीवीयू बोलता है कि मोर देन 50,000 टीवीयू। अभी एक टीवीयू में क्या आता है, कितना आता है, वो सब हम अभी नहीं जानते कि वो कितना मोटरसाइकिल के एक यूनिट होता है, कितना टांगा गाड़ी, वो सब अलग चीज़ है, वो चीज़ बाद में पढ़ेंगे। अभी टीवीयू के आधार पर हम वो आकलन दिखा रहे हैं। तो स्पेशल क्लास गेट में मोर देन 50,000 आपका अगर हो जाता है तो वो स्पेशल क्लास में आ जाता है। और इस कंडीशन में आपको आरओबी या सर्वे की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है। और जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती, यानी कि आरओबी एंड अंडरपास जो भी है वो करने का है इस टीवीयू पे, इस लेवल पे। और अगर नहीं है तो जब तक ये होता नहीं है तब तक गेट आपका इंटरलॉक रहेगा, यानी ये इंटरलॉक गेट हो जाएगा। इसको इंटरलॉक गेट करना है। अगर आरओबी इतना टीवीयू पहुंचने के बाद अगर आरओबी और आपका अंडरपास कुछ अलग सुविधा नहीं है तो हमें इंटरलॉक करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ए क्लास में क्या है कि इसका टीवीयू जो होता है, इसका टीवीयू अब ये आरओबी बन जाएगा तो गेट ही खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब इससे नीचे धीरे धीरे आते हैं तो स्पेशल क्लास के बाद और कैसे क्लास नीचे आता है, तो 50,000 से जो 30,000 के बीच में आता है वो हो जाता है आपका क्लास ए। यानी ए क्लास जो है उसका टीवीयू जब 50,000 से 30,000 के बीच में हो तो वो गेट ए क्लास होता है। इंटरलॉकिंग आपका इसी में कंपल्सरी हो जाता है। गेट इंटरलॉक हो जाना है इतना ही टीवीयू में आपका 50,000 में। उसके बाद है जब अब ये रेंज जो है वो 30 से 20 हो जाता है तो वो आपका बी क्लास स्टेशन हो जाता है। आपका जो क्लास बी है वो आपका 30 से लेके 20 का जो बीच का रेंज है, 30,000 से 20,000 जो टीवीयू है, अगर जो टीवीयू 30 से 20,000 के बीच में है तो वो आपका क्लास बी स्टेशन कहलाता है, ये क्लास बी गेट कहलाएगा। और साथ में इसको भी इंटरलॉकिंग होना है, गेट इंटरलॉकिंग होना है, गेट इंटरलॉक होना है। तो स्पेशल क्लास, क्लास ए, क्लास बी, ये तीनों में हमारा गेट इंटरलॉक रहता है। एक बार जब आरओबी बन गया तो इंटरलॉकिंग खत्म, गेट खत्म, सभी खत्म। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जितना भी गेट है उसके लिए उसका जो दूसरा विकल्प है उसको ढूंढा जाए, आरओबी या अंडरपास हो जाए, ताकि ये सारी चीजें खत्म हो जाए। गेट के मेंटेनेंस, बाकी सभी चीजें जो है। अब बी क्लास में भी दो कैटेगरी आता है, B1 और B2। जो हमने बी क्लास को 20 से 30 के बीच में जो डिफाइन किया उसको भी दो पार्ट में रखा गया है, जिसमें कि आपका 30 से 25 और 25 से 20। तो इसका जो B1 है वो आपका 30,000 से 25,000 और B2 जो है आपका 25,000 से 20,000 या फिर 20 से 25 जो भी है। ये आपका कोई टू कैटेगरी में, इसमें इंटरलॉकिंग मीटर नहीं है। ये आपका मैन गेट है, इंटरलॉकिंग नहीं है, इंजीनियरिंग गेट है। तो ये था, ये कुछ टाइप थे एज पर टीवीयू
के हिसाब से ये आपका गेट को क्या होना है और गेट का क्लास क्या है उसका उस टीव्यू पे, तो ये डिफाइन करता है। तो इस पे आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपका जैसे आगे क्वेश्चन है कि इसी में है आपका एक क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग, ठीक है। इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आगे आएगा तो इसी में हमारा आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन वो है कि स्पेशल क्लास के लिए जो टीव्यू है वो कितना होना है। तो मोर देन 50,000 ये आपका आंसर होगा। उसमें हम लोग देखेंगे मोर देन 50 या ग्रेटर देन 50 जो भी है। तो एज पर टीव्यू क्लासिफिकेशन ऑफ गेट हमने देखा। अब टीव्यू जो है, टीव्यू का काउंट कैसे करते हैं, मीनिंग क्या है इसका, उसको हम लोग देख लेते हैं। टीव्यू जो है आपका ट्रेन व्हीकल यूनिट, इसकी जो कैलकुलेशन होता है वो आपका नंबर ऑफ ट्रेन पर डे और मल्टीप्लाई आपका नंबर ऑफ रोड व्हीकल यूनिट। टीव्यू का आकलन कैसे किया जाता है, तो ये नंबर ऑफ ट्रेन पर डे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोड व्हीकल, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेन पर डे यानी एक दिन में जितने भी ट्रेन आपके क्रॉस हो रहे हैं वो गेट से, और नंबर ऑफ रोड व्हीकल यानी कि और रोड पे चलने वाले जो व्हीकल है उस उन दोनों के काउंटिंग को मल्टीप्लाई किया जाता है। और इसको काउंट कैसे किया जाता है, तो ये 3 साल में एक बार किया जाता है। 3 ईयर्स में एक बार किया जाता है, 3 साल में एक बार किया जाता है। तो नंबर ऑफ ट्रेन पर डे और नंबर ऑफ रोड व्हीकल, इसको 7 दिन तक लगातार किया जाता है, यानी कि ये कैलकुलेशन 7 दिन तक किया जाता है। और 7 दिन करने के बाद जो एवरेज आता है उस एवरेज को पर डे का कैलकुलेशन निकाला जाता है, उस एवरेज को ही हम लोग लेते हैं। तो 7 दिनों तक इसको किया जाता है, 7 दिन करने के बाद इसको एवरेज करके निकाल लिया जाता है और वही हमारा यूनिट हो जाता है, टीव्यू होता है। तो अभी जैसे कि है टीव्यू कैसे कैसे काउंट करते हैं, क्या चलने से क्या टीव्यू होगा, तो ट्रेन, बाइक, टांगा, इसको हम लोग एक यूनिट में काउंट करते हैं। ये जाने से एक यूनिट काउंट होता है। और जो रिक्शा जो है ये आपका हाफ यूनिट में काउंट होता है। तो यूनिट का काउंटिंग कुछ इस तरीके से होता है। अब ये 7 दिन हम लोग क्यों लेते हैं, 7 दिन हम लोग इसलिए लेते हैं कि एक वीक हम लोग लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक दिन में जैसा ट्रेन का मूवमेंट नहीं रहा या फिर कोई एक दिन ऐसा जहाँ रोड व्हीकल कम चला, लेकिन एक दिन रोड व्हीकल कम चलने से इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज कम चले, तो एक 7 दिन का एवरेज लिया जाता है। तो मान लीजिए ट्रेन आपका 50 तो ट्रेन चल रहा है आपका, और रोड व्हीकल जो है 200 है, तो ये जो टोटल हो गया आपका, अभी ट्रेन को हम लोग एक यूनिट में मापते हैं, रोड व्हीकल को जैसे जैसे यूनिट दिया गया है वैसे यूनिट काउंट करके हम उसका कैलकुलेशन निकालते हैं।
जैसे इसका 50 हो गया, इसका मान लेते हैं रोड व्हीकल में कोई हाफ यूनिट है, कोई 1 यूनिट है, तो वो मिला के जितना भी होगा वो करके कैलकुलेशन करके जितना भी आता है, जितना भी मान लीजिए वो x आता है, तो x को हम लोग बाई 7 कर देते हैं, जिससे कि पर डे का मेरा मान लीजिए यहाँ y आ गया, y पर डे। तो उस हिसाब से यूनिट हम लोग निकालते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं वो चीज़ हमें बताया। इसमें आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एसेंबली डिपार्टमेंट और ट्रैफिक यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है। ये जो कैलकुलेशन है टीवीओ का, वो करने के लिए ये 3 डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर इसका सेंसस करते हैं। अगर किसी का टीवीयू, किसी गेट का टीवीयू मोर देन 6000 से ज़्यादा है, या उसकी आपकी विजिबिलिटी भी पुअर है, तो उस कंडीशन में अनमैन्ड गेट को कन्वर्ट करके उसको मैन गेट करते हैं। इंजीनियरिंग गेट तो टीवीयू 6000 से ज़्यादा होने से, जहाँ अनमैन्ड गेट है, जहाँ जिस गेट में कोई आदमी नहीं है, ऐसे ही आपका लोग आना जाना करते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी को किया जाता है, वहाँ पे एक गेट को, मैन गेट को बनाया जाता है। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गेट से ही संबंधित है, गेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इन डबल डिस्टेंस टेरिटरी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट सिग्नल फ्रॉम एलसी गेट, यानी कि जहाँ डबल डिस्टेंस है MSC/LS, वहाँ पे गेट सिग्नल को गेट से कितनी दूरी पे कम से कम होना है। तो ऑप्शन आपके हैं 120, 180, 400, 200। तो इसका जवाब होगा 180 मीटर, मिनिमम 180 मीटर होना है। सपोज कि ये आपका गेट ट्रैक है और यहाँ कोई ऐसी गेट है, तो गेट होम के लिए यहाँ से जो गेट के बीच का डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 180 मीटर होगा। तो इसका सही जवाब यही है आपका ऑप्शन बी, 180 मीटर। ये आपका गेट होम सिग्नल। तो मिनिमम 180 मीटर होना है। पहले कहीं कहीं आपको 120 भी मिलेगा, लेकिन अभी जो नया वर्क हो रहा है उसमें इसको कम से कम 180 ही रखना है। अभी जब गेट देख रहे हैं तो गेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये कोई गेट है, अब इस गेट में क्वेश्चन ये आता है कि गेट का ओपन कंडीशन और क्लोज कंडीशन में जो एंगल होता है रूम का, वो एक एंगल कितना होता है। तो
तो ये जो है ओपन कंडीशन में आपका 80 to 90 डिग्री और क्लोज कंडीशन में आपका 0 से 10 डिग्री। क्लोज कंडीशन यानी कि ये चीज ये क्लोज कंडीशन, इसमें ये एंगल जो है आपका, ये एंगल आपका 80 to 90 डिग्री ओपन कंडीशन में और क्लोज कंडीशन में 0 से 10 डिग्री, ये आपका एंगल होता है क्लोज और ओपन का। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है जैसे कि गेट क्लोज कंडीशन में ये गेट का बूम और जो रोड सरफेस लेवल है, जो रोड सरफेस लेवल है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, तो वो होता है आपका 0.8 से 1 मीटर, 0.8 से 1 मीटर। ये क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा इसमें, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है इसीलिए मैं साथ में बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ एलसी गेट बूम फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक, यानी कि ट्रैक के सेंटर से जो आपका है एलसी गेट जो लिफ्टिंग बैरियर है उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लिफ्टिंग बैरियर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक, तो वो मिनिमम आपका 3.5 होता है। जैसे कि ये आपका ट्रैक है और यहाँ पे आपका मान लीजिए आपका ये पेडेस्टल है, तो सेंटर ऑफ ट्रैक से इसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 3.5 मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लिफ्टिंग बैरियर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक इज 3.5, तो सही जवाब मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिमम 3.5 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ सिग्नल पोस्ट और इट्स फिटिंग हैड टू बी लोकेटेड विद इन इतना मीटर ऑफ लाइव वायर, अ स्क्रीन ऑफ वायर mesh solidly connected with the structural work shall be provided between the signal post and the OHE for the protection of staff। जो हमारा सिग्नल पोस्ट होता है और सिग्नल पोस्ट के पास में ही आप OHE वायर को भी देखते हैं, तो वो एक मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिसपे हम लोग को जैसे स्क्रीन गार्ड होता है, स्क्रीन गार्ड की जरूरत पड़ेगी OHE वायर से प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे कि ये हमारा एक सिग्नल है, सपोज होम सिग्नल ही है, और ये आपका OHE वायर है। OHE मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट, जो TRD का कैटनरी और कॉन्टेक्ट वायर होता है ऊपर में OHE वायर। तो बोल रहा है हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है उससे इस लाइव वायर के बीच की दूरी अगर 3 मीटर या उससे कम होती है तो हमें एक स्क्रीन गार्ड का जरूरत पड़ता है, इसको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो डिस्टेंस जो है वो आपका 3 मीटर होता है, 3 मीटर। तो राइट आंसर सी 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर के भीतर अगर लाइव वायर होता है तो इसकी वायर मेश, स्क्रीन ऑफ वायर मेश को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड गेज ट्रैक डिस्टेंस इज ब्रॉड गेज, यानी कि जो हमारा लाइन है अभी तो सब जगह ब्रॉड गेज ही है, तो इसका जो लेंथ है वो कितना होता है, तो ये है बराबर का ब्रॉड गेज
ब्रॉड गेज इसका जो लेंथ है 1.676, यानी दोनों ट्रैक के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1.676 सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ द सीआरएस सैंक्शन। सीआरएस सैंक्शन की जो वैधता है वो आपका कितना होता है, 3, 6, 9, 12, डी इज द राइट आंसर, 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल पोस्ट एंड आरई मास्ट शुड बी हाउ मच मीटर इन आरई मास्ट इज प्रोवाइडेड अहेड द सिग्नल। यानी सिग्नल से पहले, सिग्नल के आगे में अगर कोई मास्ट आता है तो उस मास्ट की उस सिग्नल से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, गेस कीजिए। ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, ये रेगुलर एग्जाम में आता है तरह क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि अगर ये कोई सिग्नल पोस्ट है, सिग्नल पोस्ट है, ये है आपका OHE मास्ट। तो कहने का मतलब सिग्नल है, सिग्नल से पहले आपको OHE मास्ट है, तो इसके बीच कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि जो सेफ डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। तो ये होता है आपका 30 मीटर मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होने से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको और पीछे करना पड़ेगा। तो क्यों, इसको कम से कम इतना 30 मीटर होना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है नजदीक रहने से, इसीलिए मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल पोस्ट एंड आरई मास्ट शुड बी 30 मीटर इफ आरई मास्ट इज प्रोवाइडेड अहेड ऑफ द सिग्नल, यानी सिग्नल से पहले, सिग्नल से आगे उसको प्रोवाइड किया गया है, तो दोनों के बीच में कम से कम 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी सिग्नल और मास्ट के बीच में मिनिमम 30 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डिस्चार्ज एसिड सेल इन टर्म ऑफ हाइड्रोमीटर रीडिंग। हाइड्रोमीटर से आप रीडिंग लेते हैं, तो जो डिस्चार्ज लेड एसिड सेल होता है उसका जो ग्रेविटी होता है कितना होता है। तो ग्रेविटी आपका डिस्चार्ज लेड एसिड सेल का डिस्चार्ज लेड एसिड सेल का जो ग्रेविटी होता है वो 1180 ±5, और जो वोल्टेज होता है ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.85 वोल्ट। ये हो गया डिस्चार्ज एसिड सेल का। अगर आपको अब क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि चार्ज एसिड सेल का जो वोल्टेज होता है और जो ग्रेविटी होता है वो कितना होता है। तो चार्ज एसिड सेल का क्या होता है, ये 1220 ±5 ग्रेविटी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो वोल्टेज होता है वो आपका 2.2 वोल्ट। ये आपका चार्ज कंडीशन का पैरामीटर है, ये आपका डिस्चार्ज कंडीशन का बैटरी का पैरा है। नेक्स्ट, तो इसमें A is the right answer. Specific gravity of the discharge acid cell is 1180 ±5 in term of hydrometer reading. अगला क्वेश्चन है SWR stands for। SWR सिंपल है, S for station, W for working, R for रूल। स्टेशन वर्किंग रूल। स्टेशन में वर्क करने के लिए हर एक स्टेशन का एक अलग SWR होता है, जो बताता है कि स्टेशन में जो गियर दिए गए हैं उस गियर को कैसे काम करना है
या फिर वहाँ पे जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को कैसे फॉलो करना है, वर्क कैसे करना है, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी हमको HWR में मिल जाती है स्टेशन वर्किंग रूल में। तो सी इज द राइट आंसर, स्टेशन वर्किंग रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर इन द ब्लैंक है, पहले बॉन्ड इज प्रोवाइडेड टू कनेक्टेड OHE मास्ट टू नॉन इंसुलेटेड रेल। जो OHE मास्ट होता है उसमें जो बॉन्ड जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या नाम है उसका, ट्रांसवर्स बॉन्ड तो नहीं है, क्रॉस बॉन्ड भी नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड भी नहीं है, ये आपका स्ट्रक्चरल बॉन्ड है। ये देखिए, ये आपका OHE मास्ट है। इस OHE मास्ट को जो रेल है, नॉन इंसुलेटेड जो रेल है, उसके साथ इसको अर्थ किया जाता है। हम लोग देखे होंगे मास्ट को, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। क्योंकि एक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चर बॉन्ड बोलते हैं। तो सही जवाब इसका सी ऑप्शन, स्ट्रक्चर बॉन्ड इज प्रोवाइडेड टू कनेक्ट OHE मास्ट टू नॉन इंसुलेटेड रेल। उसके बाद है BSLB ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड शैल बी प्लेस्ड एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द होम सिग्नल एंड प्रोटेक्ट द फॉलिंग मार्क ऑफ द ट्रेलिंग पॉइंट इफ एनी। यानी BSLB बोर्ड को, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड को होम सिग्नल से कम कितनी दूरी पे रखना चाहिए या होना चाहिए, जिससे कि फॉलिंग मार्क को प्रोटेक्ट किया जाए या फिर ट्रेलिंग पॉइंट को प्रोटेक्ट किया जाए, इफ एनी इन अप्रोच। तो क्वेश्चन है कि होम सिग्नल से कितनी दूरी पे, जैसे ये एक ट्रैक है, सपोज कि ये आपका डाउन ट्रैक है, ये अप ट्रैक है, ये मान लीजिए अप, ये मान लीजिए डाउन, ये आपका अप लूप, ये आपका डाउन लूप। तो इसमें जो सवाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि होम सिग्नल से BSLB बोर्ड को कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना है ताकि हम पॉइंट के ट्रेलिंग इंड को या फिर जो फॉलिंग मार्क है उसको, हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। तो जैसे कि ये होम सिग्नल है अगर, तो इससे जो हमारा BSLB बोर्ड होता है, BSLB बोर्ड जो होता है यानी ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, वो है हमारा मिनिमम 180 मीटर। इसको हम ब्लॉक ओवरलैप भी बोलते हैं 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में, और 3 और मल्टीपल और 2 एस्पेक्ट सिग्नल में ये आपका 400 मीटर होता है। तो वो मिनिमम जो डिस्टेंस है 180 मीटर, जो कि आपको इसका ये जो ट्रेलिंग पॉइंट है, इस तरफ डायरेक्शन से ये ट्रेलिंग पॉइंट होगा और इस तरफ डायरेक्शन से ये फेसिंग। तो चूंकि ये इस डायरेक्शन का ट्रेन है तो गाड़ी इधर से आएगा, ये इसका ट्रेलिंग पॉइंट है, तो ट्रेलिंग पॉइंट को सेव करता है ये डिस्टेंस एक, और साथ में आपका जो फॉलिंग मार्क है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये वो पर्सन है जिससे प्रोटेक्ट करता है। यहीं पे हम लोग नॉर्मली देखते होंगे हमारा जो सेक्शन वाला एक्सल काउंटर जो होता है वो यहीं प्लेस होता है। जैसे ये एक स्टेशन से एक स्टेशन अदर ये स्टेशन ए, ये स्टेशन बी हो गया, तो ये एडवांस निकल गया यहाँ से। यहाँ जो एक्सल काउंटर होगा वो आपका इस स्टेशन के साथ इसका ब्लॉक ओवर लेके जो एक्सल काउंटर आता है, तब जाके आपका ये ब्लॉक सेक्शन आपका क्लियर होता है।
तो यही चीज़ है, होम सिग्नल से 180 मीटर आपका BSLV बोर्ड को हम लोग प्लेस करते हैं ताकि हॉलिंग मार्क और उस ट्रेलिंग पॉइंट को ब्लॉक सेक्शन से सेव किया जा सके। तो इसका राइट आंसर डी 180 मीटर। BSLV board shall be placed at a minimum distance of 180 meter from the home signal and protect the falling mark of the trailing point if any in approach। उसके बाद नेक्स्ट है, एज पर IRSEM विजिबिलिटी ऑफ स्टॉप सिग्नल इन MACLS टेरिटरी इज प्रिस्क्राइब्ड इतना मीटर। यानी कि IRSEM का नाम तो सबको सुना होगा, IRSEM। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक मैनुअल होता है, तो हमारा सिग्नल डिपार्टमेंट है तो हमारा भी एक मैनुअल है IRSEM। नॉर्मली इसको SEM बोलते हैं हम लोग। IR डेट मीन इंडियन, R फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे, S फॉर सिग्नल, E फॉर इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल, M फॉर मैनुअल। तो हमें IRSEM के अनुसार ही जो भी क्राइटेरिया को मिलता है उसको हमको फॉलो करना होता है। हमारा यही बुक है, हमारे लिए यही गीता है, हमारे लिए यही ग्रंथ है। इस डिपार्टमेंट के लिए इसी के अनुसार सभी चीज़ों को करना है। तो यही बोलता है कि IRSEM के अनुसार, यानी IRSEM में जो मेंशन किया गया है कि विजिबिलिटी ऑफ स्टॉप सिग्नल इन MAC, यानी मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग में स्टॉप सिग्नल का विजिबिलिटी कितना होता है। ऑप्शन ए 200, 400, 180, 400। तो जो स्टॉप सिग्नल है, स्टॉप सिग्नल उसका जो विजिबिलिटी है, जो स्टॉप सिग्नल है उसका विजिबिलिटी होता है 200 मीटर। जो डिस्टेंस होता है उसका विजिबिलिटी, और इनर डिस्टेंस होता है, इनर डिस्टेंस होता है इसका भी 200 मीटर ही होता है। और जो डिस्टेंस होता है इनर डिस्टेंट, जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 400 मीटर। तो एज पर IRSEM जो विजिबिलिटी है सिग्नल का वो आपको यही चीज है। ये आपका हो गया परमिसिव सिग्नल, ये आपका हो गया परमिसिव सिग्नल, और ये आपका हो गया स्टॉप सिग्नल। तो स्टॉप सिग्नल का 200 मीटर, इनर डिस्टेंस का 200 और डिस्टेंस का 400। तो सही आंसर है इसका, बताइए आप लोग। एज पर IRSEM विजिबिलिटी ऑफ स्टॉप सिग्नल इन MACL टेरिटरी इज प्रिस्क्राइब्ड 200 मीटर। स्टॉप सिग्नल 200 मीटर। 400 बी ऑप्शन जो है वो डिस्टेंस के लिए है, और इनर डिस्टेंस के लिए भी 200 मीटर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सेल काउंटर ट्रांसमीटर कोयल असेंबली शुड बी फिक्स्ड। तो एक्सेल काउंटर हम लोगों ने देखा है, सभी ने देखा होगा। तो सवाल ये है कि एक्सेल काउंटर में जो TX कॉइल होता है, यानी जो ट्रांसमीटर कॉइल होता है, वो रेल के किस तरफ होता है। जैसे ये एक ट्रैक है, अभी बोलता है कि एक्सेल काउंटर में जो TX कॉइल और RX कॉइल होता है
यानी कि ट्रांसमिट और रिसीव, ट्रांसमीटर कॉइल, रिसीवर कॉइल। तो ये इसका पोजीशन क्या होता है ट्रैक में, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये ट्रैक के भीतर का पोर्शन होता है, यानी कि इनसाइड ऑफ द ट्रैक, और ये जो पोर्शन होता है ये होता है आउटसाइड ऑफ द ट्रैक, इन ट्रैक से बाहर, और ये हो गया ट्रैक से भीतर। तो नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं, सबने देखा होगा कि टीएक्स कोयल आउटसाइड में रहता है और जो आरएक्स कोयल है वो इनसाइड में रहता है। कुछ इस तरीके से ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो आउटसाइड में टीएक्स, इनसाइड में आरएक्स। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी। इन एक्सल काउंटर ट्रांसमीटर कोयल असेंबली शुड बी फिक्स्ड आउटर साइड ऑफ द रेल। टीएक्स हमारा आउटसाइड में। आउटसाइड ये हो गया इनसाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ द रेड स्पेक्ट ऑफ कॉलर लाइट सिग्नल शैल बी, यानी कि कॉलर लाइट सिग्नल में जो रेड स्पेक्ट है उसका हाइट जो है वो कितना होना चाहिए। अभी जैसे ये एक सिग्नल है, ये आपका है रेड स्पेक्ट। अभी जो ये हाइट है ये आपका ट्रैक रेल, तो बोलता है कि इसका हाइट कितना होना चाहिए। तो हाइट कितना मापेंगे हम, यहाँ से मापेंगे ना, इसके फाउंडेशन से मापेंगे, कहाँ से लेंगे। तो एक्चुअली इसको लिया जाता है टॉप ऑफ द रेल। यानी कि जो रेल लेवल है उससे जो डिस्टेंस बनता है वो हमारा हो जाता है हाइट। रेट का है तो रेट का, बाकी जिसका जितना, तो नॉर्मली रेट का पूछा जाता है। तो ये होता है आपका रेड एस्पेक्ट height of the red speck from रेड लेवल कितना होता है 3.6 मीटर, यानी कि ड्राइवर के आई लेवल में। रेड को स्पेक्ट को आई लेवल में रहना है जो कि होता है 3.65। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3.65। हाइट ऑफ द रेड स्पेक्ट और द कलर लाइट सिग्नल शैल बी 3.6 मीटर। रेड लेवल से 3.6 मीटर की हाइट पे रेड को होना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी ऑफ बी क्लास एलसी गेट। टीवी ऑफ बी क्लास के लिए हमने बताया था इसी वीडियो में पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा। और अभी क्राइटेरिया मैंने बताया था कि मोर देन 50,000 होने से आपका स्पेशल क्लास, 50 से 30 होने से ए क्लास, और 30 से 20 आपका 25 से 30 आपका B1, और जो बी क्लास है वो बी क्लास आपका 20 से 30 जो है आपका बी क्लास के लिए है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिटवीन 20 to 30,000 टीवी ऑफ बी क्लास एलसी गेट। यानी कि सीक्वेंस इसका कैसे आता है, सीक्वेंस आता है पहले स्पेशल क्लास आता है मोर देन 50,000, उसके बाद ए क्लास आता है 50 to 30,000, उसके बाद बी क्लास आता है 30 to 20,000। उसके बाद बी में भी दो कैटेगरी है, B1 में आता है आपका 30 से 25,000 और B2 में आता है 25 से 20,000।
तो चूंकि बी क्लास पूछ रहा है तो 20 से 30 या 30 से 20 जो भी है, बिटवीन 20 to 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने चर्चा किया आगे एलसी गेट में कि इन डबल डिस्टेंस टेरिटरी डिस्टेंस ऑफ गेट स्टॉप सिग्नल फ्रॉम एलसी गेट इज 180 मीटर। ये हो गया, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्लूट ज्वाइंट इन ड्राई कंडीशन शैल नॉट बी लेस देन इतना व्हेन अ मेजरिंग वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस द ज्वाइंट। ग्लूट तो टेस्ट सभी ने किया होगा। कहीं अगर टैग सर्किट के लिए अगर ग्लूट चेंज करना हो तो ग्लूट चेंज करने से पहले ग्लूट को चेक किया जाता है, उसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है 100 वोल्ट डीसी मेजर के साथ। तो जो ड्राई कंडीशन में होता है इसका वैल्यू ड्राई कंडीशन में 25 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, और जो वेट कंडीशन में है वो आपका 3 किलो ओम। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ग्लूट ज्वाइंट कुछ इस तरीके का होता है ना। ग्लूट ज्वाइंट जो इससे इसको इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करता है। ये हो गया आपका ग्लूट। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि इंसुलेशन ऑफ ग्लूट ज्वाइंट, तो इसका जो वैल्यू पूछ रहा है कि ड्राई कंडीशन में कितना होता है, कितना से कम नहीं होना चाहिए। ड्राई कंडीशन में ये आपका 25 मेगा ओम less than not to be less than 25 मेगा ओम। और वेट कंडीशन में, वेट यानी कि भींगा होगा, और वेट कंडीशन में जब भींगा हो उस कंडीशन में वैल्यू हमें क्या मिलना चाहिए, तो 3 किलो ओम। ये मेगा ओम में है, ये किलो ओम में है। वेट कंडीशन में 3 किलो ओम, नॉट सो बी लेस देन 3 किलो ओम। तो इस क्वेश्चन का जवाब इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्लूट इन ड्राई कंडीशन शैल नॉट बी लेस देन 25 मेगा ओम व्हेन अ मेजरिंग वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस द ज्वाइंट। 100 वोल्ट डीसी मेगा हम लोग यूज करते हैं इसको इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।